हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ते हुए अब आधुनिक काल तक आ पहुँचे हैं, जिसमें हमने गद्य साहित्य के विकास को पढ़ लिया है। और आज हम आरंभ करने वाले हैं प्रथम उत्थान को, जो कि आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 तक माना है। इस पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आप ये सीरीज जाकर देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल की जानकारी आपके काम की है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं प्रथम उत्थान के अंतर्गत हिंदी साहित्य को। प्रकरण 1, सामान्य परिचय। आधुनिक गद्य साहित्य के प्रवर्तन को हम पढ़ेंगे प्रथम उत्थान में। आइए इसका सामान्य परिचय देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित किया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया है। एक नया मार्ग उन्होंने हिंदी साहित्य को दिखाया है। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। और उन्होंने जो भाषा का संस्कार किया, उसको परिमार्जित किया, वो सब लोगों को स्वीकृत हुआ। सबने उसकी मुक्त कंठ से, खुले हृदय से प्रशंसा की और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुंशी सदा सुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। मुंशी सदा सुख की जो भाषा थी, वो साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुए थी, और लल्लू लाल में ब्रज भाषा और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। लल्लू लाल की जो भाषा थी, उसमें ब्रज भाषापन था और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। जो राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन था, वो शब्दों तक ही सीमित न था, वो वाक्य विन्यास तक में घुसा हुआ था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा थी, वो विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। जो आगरे की भाषा थी, उसका, इनकी लक्ष्मण सिंह की भाषा जो थी, विशुद्ध भी थी, मधुर भी थी, परंतु उसमें आगरे की बोलचाल का पुट था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट रूप जो था, वो भारतेंदु के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रजभाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की जो ब्रजभाषा है, गद्य के साथ साथ उन्होंने पद्य की ब्रजभाषा का भी संस्कार किया, उसको भी परिमार्जित किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। पुराने पड़े हुए शब्दों को उन्होंने हटाया काव्य भाषा में से, और उसमें भी वो चलतापन और सफाई लेकर आए। जो भाषा चल रही थी उस प्रकार की लेके आए, और उसमें उसको परिमार्जित करके, इसमें भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। और इसमें भी सबसे बड़ा उन्होंने काम क्या किया कि साहित्य को नया मार्ग दिखाया, और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए।
साहित्य को शिक्षित जनता के साहचर्य में संपर्क में लाए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। नई शिक्षा का जो प्रभाव था लोगों पर पड़ रहा था और उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की उमंगें उठ रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। समयानुसार, समय की गति के अनुसार उनके भाव, विचार सब आगे बढ़ते जा रहे थे, परंतु साहित्य जो था वो पीछे ही रह गया था। भक्ति, श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। वो अपनी पुरानी परंपरा पर ही चल रहा था साहित्य। उसमें भक्ति, श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं अभी भी हो रही थी, जबकि लोगों के भाव, विचार आदि बदलकर दिनों दिन नए होते जा रहे थे। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधिनी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न अब तक नहीं हुआ था। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधिनी पुस्तकें जो थीं वो अवश्य निकाली जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य का निर्माण का व्यापक प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था। बंग देश में नए ढंग के नाटक और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, जिसमें अब नए तरीके से, नए ढंग से समाज की रुचि का भी ध्यान रखा जाने लगा था और उनकी भावना का प्रतिबिंब भी साहित्य में झलकता था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। परंतु जो हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था, उसको भारतेंदु ने मोड़कर नए रास्ते पर जीवन के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था, उसे उन्होंने दूर किया। जो साहित्य और जीवन अलग अलग चल रहे थे, उसे उन्होंने जीवन के साथ जोड़ दिया और साहित्य जीवन के साथ साथ चलने लगा। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर उन्मुख करने वाले, बढ़ाने वाले, नए विषयों को साहित्य में शामिल करने वाले हरिश्चंद्र, बाबू हरिश्चंद्र ही थे। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। अब उर्दू के कारण हिंदी गद्य की जो भाषा था उसका स्वरूप ही झंझट में पड़ा था कि किस प्रकार का स्वरूप हिंदी गद्य का होना चाहिए। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। राजा शिव प्रसाद और लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ भी लिखा था वो प्रस्ताव रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को ये यहाँ से कथन के रूप में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आप लगा लीजिएगा कि जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक स्वरूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। जब भारतेंदु अभी तक ये था कि उर्दू पन लिए हुए जो भाषा थी उसको गद्य के लिए अपनाया जाए, या जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता थी उस भाषा को अपनाया जाए, परंतु जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तो गद्य के लिए खड़ी बोली का साहित्यिक प्रकृत रूप मिल गया। भाषा के स्वरूप का जो प्रश्न था वो हल हो गया और प्रस्ताव काल समाप्त हुआ, भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया। यही भाषा सर्वमान्य मानी गई। यहाँ तक जो है ये पूछा जा सकता है कि ये किस विद्वान का कथन है या किस आलोचक का कथन है। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। पहले तो भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाता है, उसके बाद जब साहित्य की रचना उस भाषा में कुछ मात्रा में हो जाती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं, पहचानी जा सकती हैं, देखने में आती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल में ही, उनका जो छोटा सा जीवन रहा है उसमें ही
लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया था, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। इतने जो लेखक हैं भारतेंदु मंडल के, इनमें लेखों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित होती है। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, शैली होती है, जो इनमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। अब भारतेंदु ने भी दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी। एक उनकी भावावेश शैली है और दूसरी तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है। जो भावावेश शैली है उसमें वाक्य बहुत छोटे छोटे और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जिसमें जो अरबी फारसी के प्रचलित शब्द उस समय थे वो भी कभी कभी परंतु बहुत ही कम मात्रा में आए हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी चाहता है, जिसपे विचार आवश्यक हो जाता है, तो बीच बीच में वहाँ की भाषा जो है कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। वाक्य लंबे जरूर होते हैं पर उनको समझना जटिल नहीं होता है, कठिन नहीं होता है। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है, जहां पर वे तथ्य निरूपण करते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की। वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल, विषय के अनुकूल जो मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्द आते हैं, जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। इस परंपरा की चाल सी चली आई है। भारतेंदु में ये प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते, और जो ये प्रवृत्ति चली आई है इसको हम भारतेंदु में सामान्य कहीं कहीं हो सकता है, परंतु सामान्यता नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल सभी की अलग अलग विशेषता बताते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। उनकी भाषा जो है बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल में जो चपलता होती है वह और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती है। हास्य विनोद का विषय जब वो वर्णन करने में आते हैं तो वो कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं। पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है, और उसमें पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी है, मतलब उसका आधिक्य है। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक है। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे। ये जो है यहाँ से आप कथन के रूप में लगा लें कि ये किसके द्वारा कहा हुआ कथन है और किसके विषय में कहा गया है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों मुहावरों की बौछार भी छोड़ती। ये किसकी भाषा के विषय में कहा गया कथन है? तो इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। इतने लंबे कभी कभी वाक्य हो जाते थे कि उनको क्रम से समझना कठिन हो जाता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास
देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लिए कहा हुआ आचार्य शुक्ल का कथन है। इनको आप ध्यान रखिएगा और इनसे कथन के रूप में प्रश्न बनते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। अब इनकी भाषा की विशेषता ये है कि जैसे हम किसी को खरी खरी सुनाने में भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार की खरी भाषा इनकी थी। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं, और जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक है। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था। इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्ध मूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। ये भी इम्पोर्टेंट समझ लीजिए आप, कथन के रूप में पूछा जा सकता है। समय के प्रतिकूल पुराने बद्ध मूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो ये किस लेखक की भाषा के विषय में कथन कहा गया है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। और ये किस आलोचक द्वारा कहा गया कथन है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है। ठाकुर जगमोहन सिंह की जो शैली है वह बद्रीनारायण चौधरी की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं है। जैसे कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के वाक्य लंबे होते थे और उनमें जटिलता होती थी, वह जटिलता ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली में नहीं है, परंतु फिर भी इनकी शैली एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। ये भी कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है कि किसकी भाषा के लिए कहा गया है कि उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। ये किस लेखक के लिए कहा हुआ कथन है और किस आलोचक द्वारा कहा गया है? हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। सभी लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति जो थी, उसकी जो स्वभाव था, उसकी पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे ही शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं, इसका वे खास ध्यान रखते थे। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। उन्होंने हमेशा ऐसे शब्दों का ही प्रयोग किया जो लोगों द्वारा व्यवहार में लाए जाते थे या लोग जिन शब्दों से परिचित थे। ऐसे संस्कृत शब्द उन्होंने अपने साहित्य में नहीं भरे हैं कि जिनसे लोग परिचित नहीं थे और जो अनावश्यक जटिलता उत्पन्न करते हो। उनकी लिखावट में उड्डीयमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न औदार्य, सौकर्य और मौर्ख्य ऐसे रूप। उनकी लिखावट में उड्डीयमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न कि ऐसे औदार्य, सौकर्य और मौर्ख्य ऐसे रूपों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है जो भाषा को अनावश्यक रूप से जटिल बनाते। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में ऐसे लेखक तैयार हो गए थे जो उनके उपरांत, जब उनका निधन हो गया उसके बाद भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल जो उनका विषय क्षेत्र था, उसके अनुरूप उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों में जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, धर्म संबंधी विषयों को लिखने में पंडित अंबिका दत्त व्यास जाने जाते हैं, जिन्होंने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया।
सारांश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। साहित्य के उपयोग का जो रूप था, साहित्य के लिए जो रूप प्रयोग होता था, वो तो निखरा ही, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है, वह है सजीव या जिंदा दिली। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र क्या था, उसके विषय में आचार्य शुक्ल लिखते हैं। हरिश्चंद्र के समय के जो लेखक थे, उनमें एक सामान्य गुण सभी में था, वह सजीवता और जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है, सभी में। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। ये राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार तो रखते थे, परंतु ये झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। शिक्षित समाज में जो संचरित भाव होते हैं, उनको भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। उन पुराने लेखकों के हृदय का जो संबंध था, वो भारतीय जीवन से विविध रूपों में बराबर बना हुआ था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते। परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। वो देश के सामान्य जीवन से जुड़े हुए थे। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में उतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। जो विदेशी आंधियां आई थीं, उसमें भी वो अपने देश का रूप रंग पूरी तरह पहचानने में सक्षम थे। इन आंधियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। वे काल की गति अर्थात समय को भी पहचानते थे, और सुधार जो था समय में, परिस्थिति में, उसके मार्ग भी उन्हें सूझते थे। वह जो पश्चिम की आंधी थी, उसको पश्चिम की नकल जो थी, उसको ही वो देख देख कर उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे, कि जो पश्चिम संस्कृति का अनुसरण करना ही वे उन्नति नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप परिवर्तित हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। वो नवीन और प्राचीन का के संधिस्थल पर खड़े होकर उसको इस तरह जोड़ना चाहते थे कि इससे एक नया रूप सामने आए, न कि पुराने के ऊपर नए का लेप प्रतीत हो, लपेटा हुआ प्रतीत हो। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण बात क्या है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिख गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। भारतेंदु से पहले नाटक नाम से जो ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें आनंद रघुनंदन को अगर छोड़ दें तो बाकी किसी में भी नाटक तत्व नहीं था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक, जो कि बंगला से अनुवादित था, उसको सुंदर हिंदी में अनुवाद करके 1925 में प्रकाशित किया। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। इससे भी पहले उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया, और प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। भारतेंदु के समय में जो परंपरा नाटकों की बड़ी धूम से चली थी, वह आगे चलकर शिथिल पड़ गई। रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का
जैसे वीर नारी पद्मावती, कृष्णा कुमारी। अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। रामकृष्ण वर्मा नाटकों का अनुवाद करके बंग भाषा के नाटकों का, जैसे नारी पद्मावती, कृष्णा कुमारी, ये नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। नाटकों में उदासीनता का कारण क्या था? नाटकों से उदासीन लोग क्यों हो रहे थे? क्योंकि उपन्यासों का प्रचलन दिन दिन बढ़ रहा था और उसकी ओर लोग आकृष्ट हो रहे थे। और दूसरा था कि अभिनयशालाओं का अभाव था। मंचन के लिए अभिनयशालाएं नहीं थी। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था? जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थीं, वो जो हिंदी का नाटक था, हिंदी भाषा का, उसको खेलने को तैयार नहीं थी उर्दू छोड़ के। ऐसी दशा में नाटकों की ओर से हिंदी प्रेमियों का ध्यान हटता गया। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था, उसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया था। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जो नाटक था जानकी मंगल, उसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। ये अभिनय देखने काशी नरेश, महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे और इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। इसी नाटक में उन्होंने अपने पिता से मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगी थी। काश्मीर कुसुम, राज तरंगिणी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर, जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए। काश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर ये इतिहास की पुस्तकों की ओर ध्यान दिलाया इन्होंने, और जयदेव का जीवन चरित्र लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर ध्यान दिलाया। पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी, परंतु उस समय लेखकों की प्रवृत्ति इस ओर न थी। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में जो फुटकर लेख है, निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जो समाज दशा और देश दशा पर लेख लिखे गए हैं, वो विचारात्मक पर अधिकांश जो है वो भावात्मक ही मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुंफित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। भारतेंदु काल में ऋतु छटा, पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचार खंड कुछ उक्ति व चित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाएंगी। सभी ने इस प्रकार के लेख सभी ने लिखे हैं, परंतु उसमें जो शैली की विशेषता है वह अपनी अपनी सबकी अलग है, वही व्यक्तिगत विशेषता उसमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ सजेशन या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये पूरी पुस्तक आप इसी प्रकार पढ़ते रहें।